हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टेड लाइन के द्वारा हमने देखा था कि जब भी डायरेक्टेड लाइन के द्वारा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो लेटर से आपने ऐसा कुछ माना था कि आपके पास ये एल लेंथ की लाइन है, एल लाइन है। ठीक है, इसमें जब भी आप वेक्टर को इंडिकेट करना चाहते हो तो मैंने क्या बताया कि इसका एक छोटा सा लाइन सेगमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे लेटर से आपके पास ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट है, तो सबसे पहले ऑलरेडी मैंने इसकी डायरेक्शन ये शो कर दी। अब आप इजी वे में इसका क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपके पास यहां से ये डायरेक्शन आ गई और ए पॉइंट ई और ये रहा बी पॉइंट, तो आप यहां से इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो इस केस में ए से बी, ये आपका ए से बी पॉइंट और ये आपकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो अब आप इसको किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो, वेक्टर फॉर्मेट में। तो बोले हाँ सर, आसानी से लिख सकते हैं। आपके पास ये डायरेक्शन आ गई, ये पॉइंट ए, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को क्या पढ़ा जाता है, इनिशियल पॉइंट। और इसको जहां से वेक्टर का एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। तो यहां से ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। और जनरल वे में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हम बेसिकली स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो इस केस में ए बी वेक्टर को मैंने क्या माना था, स्मॉल ए वेक्टर। तो इस तरह से डायरेक्टेड लाइन के द्वारा हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्टेड लाइन के द्वारा भी ए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आगे की कहानी में क्या पढ़ा था कि वेक्टर को ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में आपके पास दो वेक्टर रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको लगाना पड़े, तो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि जैसे लेटर से आपके पास ये ए वेक्टर था और ये आपके पास बी वेक्टर है। तो जब भी वेक्टर एडिशन की बात आएगी, वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की, तो आपके पास दो वेक्टर होंगे। आपको करना क्या है, जब भी दो वेक्टर को ऐड करना होता है तो आपको क्या करना है, जहां पर फर्स्ट वेक्टर का एंड होता है वहां पर सेकंड वाले वेक्टर को उठा के रखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये आ गया आपके पास ए वेक्टर और यहाँ पर ए वेक्टर का एंड हो रहा है और ये बी वेक्टर फ्रीली मोशन कर सकता है, तो इसको उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया था ऐसे। ठीक है, तो आपके पास ये बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये जो इसका रिजल्टेंट था ऐसे आया था, ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो तो। जैसे लेटर से आपके पास ऐसा कुछ ट्राइंगल था कि इसका ए नाम दिया इस पॉइंट का बी नाम। ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट सी था। तो मैं अगर ए से बी गया, ठीक है, बी से सी और सी से ए आया, तो आप बोलोगे सर इस तरह से आपका पास ये हो गया कि भी ए से बी आया, फिर बी से सी और फिर सी से क्या आ गया, ए आ गया। तो इस केस में फाइनल आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए। पहले तो बोलोगे सर आप इस पे वेक्टर लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला क्यों, देखो सर क्योंकि आपने जहां से स्टार्ट किया था वहीं से आप वापस आ गए और ये एक जहां से स्टार्ट किया वहां से आप वापस आ गए, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपके पास जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आया था वो कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, तो मेरा पाथ कैसा था, ए से बी गया, बी से सी और सी से ए आया था। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 0 आया था। तो यहां से आपके पास ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो जैसे लेटर से ये आपके पास ए पॉइंट था, ये बी और ये आपका सी पॉइंट। तो यहां से आपने क्या देखा कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये आना चाहिए। क्योंकि आपके पास यहां से देख पा रहे हो आप कि ए बी वेक्टर इज इक्वल प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया,
माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैं राइट साइड लेके आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आया था कि ए बी वेक्टर की तो वैल्यू दे रखी है आपको ए वेक्टर, ये रही ए वेक्टर, ठीक है, और बी सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर है, ये रहा बी वेक्टर। अब सी ए वेक्टर आपके पास, चूंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और आपके पास आप कौन कौन से पॉइंट से आ रहे हो, सी से ए आ रहे हो, तो इसमें डायरेक्शन का है, डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी वेक्टर। अब आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम तो सी से ए की ओर आ रहे थे, इसलिए इसको इस साइड लेके आए तो माइनस हो गया। ठीक है, ए सी वेक्टर लिख सकते हो, सी ए वेक्टर को डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का, ये माइनस थी इसलिए इसको ए सी वेक्टर आप लिख सकते हो। सी ए वेक्टर किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन का ही तो है। ठीक है, तो आप इसको ए सी वेक्टर लिखा आपने, तो आपके पास जो ए सी वेक्टर का जो रिजल्ट है ए सी वेक्टर, वो क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, किसका रिजल्ट आ गया, ए सी वेक्टर का। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए नल वेक्टर। सबसे पहले नल वेक्टर उसको बोलोगे सर, नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए नल वेक्टर। नल वेक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है, ए वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड। क्या होगा इसका स्टेटमेंट, ए वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, यानी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाएगा तो उसको आप क्या बोलोगे, नल वेक्टर। जैसे लेटर से आपने वेक्टर को इस तरह से डिफाइन किया था कि आपके पास ये ए पॉइंट था, इसको इनिशियल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, ये आपके पास बी पॉइंट था, इसको टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है, और इस तरह से डायरेक्शन को इंडिकेट किया था, और इस केस में इसको माना था स्मॉल ए वेक्टर। अब ये क्या कह रहा है, जीरो वेक्टर यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है ए से बी, ये दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएगा, तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ये देखो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो हो गया। तो सर इसकी डायरेक्शन, अब देखो जैसे आपके पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने 0 न्यूटन का फोर्स यहां से अप्लाई किया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने देन यहां से 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां से आपने 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब सर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। अब डायरेक्शन आप कोई सी रखो, कोई नहीं फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब भी आप 0 न्यूटन का इस ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो इसकी लोकेशन में या इसके प्लेस में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो यहां से 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, नो चेंज, यहां से 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, यहां से किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नल वेक्टर की कोई सी डायरेक्शन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। और इसको नल क्यों बोला, नल वेक्टर क्यों बोला, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन कोई सी रखो, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इतनी कहानी क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद कांस्टेंट, या फिर स्केलर बोल सकते हो आप कांस्टेंट को। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर या फिर कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर, यानी जब भी आप वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। जैसे लेटर से आपके पास ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ठीक है, ए वेक्टर है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा होता, जैसे लेटर से इसकी अगर कोई भी आपके पास इसका कोई भी मैग्नीट्यूड होगा, जैसे इसका मैग्नीट्यूड 4, 5 कुछ भी होता था, ठीक है, था। इस केस में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो आपका जवाब होता ये कि सर ये 2 टाइम हो जाएगी लेंथ, सही है। जितनी भी इसकी लेंथ थी, मान लो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है, तो 2 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपके पास 2a वेक्टर का जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, ये जस्ट इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, क्योंकि अपने पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
इसी केस में अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो क्या रिजल्ट आता कि सर हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। यानी ये जितनी भी आपके पास जो लेंथ आ रही है वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। यानी आपके पास इस तरह से इसका हो जाएगा हाफ ए वेक्टर। समझ पाए क्या बोला कि जब भी कांस्टेंट या फिर स्केलर बोल सकते हो कांस्टेंट को, यस और नो, क्योंकि जब भी आप कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आपके पास ये ए वेक्टर था, आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डेफिनेटली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। अगर मैं हाथ से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाता, हाफ हो जाता, और डायरेक्शन सेम ही रहेगी। सेम केस में अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो क्या होता, -2। अब आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो लेकिन -2 से, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, इस तरह से कुछ हो जाता। देखो -2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अब की बार ये डायरेक्शन थी, इस बार क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, डबल तो होगा ही होगा, तो आपके पास -2a वेक्टर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर या फिर कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है यूनिट, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए आप, यूनिट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड हुज मैग्नीट्यूड सॉरी ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, इट डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए केप, इसको ए केप के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप अपने आप में वो वेक्टर ही, बट जब भी यूनिट वेक्टर की बात आएगी तो इसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ए के ऊपर ऐसे केप लगा देते हैं, इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर को समझने से पहले इधर देखो, जैसे आपके पास ये ए वेक्टर था, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपके पास 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, जितना भी है, तो आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आपको क्या करना रहता है, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एक बात और समझ आ गई, जितना भी मैग्नीट्यूड दे दे उसी के, कोई भी वेक्टर दे दे आपको, उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे। जैसे इसका अगर मैग्नीट्यूड 10 आता इस वेक्टर का, तो आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ता है, इसके मैग्नीट्यूड अगर 10 आ रहा है तो 10 से करते, यानी 10 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। समझ गए, यानी आपके पास कोई भी वेक्टर दे दे, उसको आप अगर आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, वहां पर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। अगर आपको कोई भी वेक्टर दे दे, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको करना क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे, जैसे आपके पास ए वेक्टर था, उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कोई सा वेक्टर दे दे, उसमें क्या करना है, आपको उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक,
अब यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है? यूनिट वेक्टर का फायदा ये है कि जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर एक्स वाई जेड 3D में इस तरह से दे रखे हैं तो ऑलरेडी ये डिफाइन करके रखते हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आई केप होगा, आई केप, वाई डायरेक्शन में जे केप और जेड डायरेक्शन में के केप। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। जैसे एक्स डायरेक्शन में आपको याद रखना है, एक्स डायरेक्शन में ऑलवेज क्या होता है, आई केप। आई केप मतलब एक्स डायरेक्शन आ गई एक्स, आई केप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन शो हो रही है कि एक्स डायरेक्शन हो गई, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दोनों चीजें आ गई, यानी एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, आई केप। सेम केस में वाई डायरेक्शन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे केप, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के केप। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो सकती है, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, हेडिंग डालिए यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे लेटर से आपके पास इस तरह से दे रखा है, मान लीजिए आपके पास 3D में इस तरह से ये दे रखा है x y और ये z। ठीक है, ये z। तो x डायरेक्शन में ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, i केप। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, j केप। और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, k केप। तो यहां पर i केप की जब भी बात आएगी तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का। और केप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर को ही कर रहा है। और आई डायरेक्शन शो कर रही है कि ये एक्स डायरेक्शन में है। सेम केस में जे केप बोले तो ये वाई डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आ गई। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जे केप दिखा रखा है, जे केप। सेम केस में जेड डायरेक्शन में कौन सा होगा, के केप। तो जेड जो आपका के केप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के के ऊपर केप लगा रखा है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। और डायरेक्शन कौन सी है, जेड। तो अपने आप में क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। और कौन सा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास एक्स के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आने चाहिए, यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आने चाहिए, एक्स वाई जेड होता है। तो एक्स की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कितना चले अपने, 1 चले, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और बाकी दोनों 0, वाई 0 और जेड भी 0। सही है, यहां पर कितना होगा, यहां पर सर एक्स वाई जेड होता है तो एक्स भी 0 होगा, वाई कितना है, 1 है, और जेड कितना है, 0 है। यहां पर कितना आना चाहिए, 0 0 1, क्योंकि एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वहां से अपने को पहले से ही पता चल जाता है कि अगर आई केप की बात हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड तो इसका ऑलरेडी पता चल गया, केप लगा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन आई केप की बात आई तो कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। जे केप की बात आएगी तो वाई डायरेक्शन, केप लगा दिया ऑलरेडी तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी आ गया इसका कि 1 है। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज की प्लेलिस्ट में इतना ही, आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद थर्ड लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।